नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक का भारतीय साम्राज्य क्षेत्र का उत्तराधिकारी बनना और ऐबक द्वारा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना और उसे सुदृढ़ीकरण करना। मोहम्मद गौरी, जिसका 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या खोखरों द्वारा कर दी गई थी। गौरी की हत्या के बाद इसका कोई अपना पुत्र नहीं था जिसे वह अपना उत्तराधिकारी घोषित करता। भारत में मोहम्मद गौरी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और विवरण देखने से पहले हम गौरी और उसके दासों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी न केवल एक योग्य सेनानायक बल्कि व्यक्तियों की पहचान करने वाला एक योग्य व्यक्ति भी था। वह आसानी से अच्छे लोगों की पहचान कर लेता था। ये उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। उसकी सेना में और उसके साम्राज्य विस्तार में उसके द्वारा खरीदे गए दासों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके पास बहुत सारे दास थे और गौरी की एक विशेषता और थी कि उसने अपने दासों की क्षमताओं को पहचाना और उसे आगे बढ़ाने में, उनके व्यक्तित्व के विकास में उसने सहायता की। उसे रोकने का, अवरुद्ध करने का काम या उनको दबाने का काम नहीं किया। दासों के विषय में कहा जाता है कि गौरी की कोई अपनी संतान नहीं थी। गौरी कहता था कि ये जो मेरे दास हैं ये मेरे पुत्र के समान हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा चुका है कि कौन कहता था कि ये दास मेरे पुत्र के समान है। तो मोहम्मद गौरी कहता था कि ये जो मेरे दास हैं ये मेरे पुत्र के समान है। एक बार ऐसा उसने कहा था। उसके दासों का उसके साम्राज्य विस्तार में योगदान है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारतीय क्षेत्र का उसका प्रतिनिधित्व करता था, स्वयं मोहम्मद गौरी का एक दास था। 1206 से लेकर 1290 तक भारत में शासन करने वाले जो वंश थे उनको दास वंश के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी चर्चा हम इस पर कर लेते हैं। इसे हम देखेंगे, इसका जो शीर्षक रखेंगे दिल्ली सल्तनत की या नींव, और नींव को मजबूत करना, सुदृढ़ करने का काम दिल्ली सल्तनत
की वास्तविक स्थापना का जो कार्य है वो दास सुल्तानों के द्वारा किया गया था, जिसमें से सबसे पहला जो दास सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो चलिए पहले हम देखते हैं दास वंश के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसको दास वंश या गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। दास वंश, गुलाम वंश और इसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन प्रमुख चर्चित नाम है, जिनमें से गुलाम वंश सर्वाधिक चर्चित है। गुलाम वंश, अब देखिए इस वंश को गुलाम वंश कहना है या दास वंश कहना। अच्छा, मामलुक शब्द का मतलब भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो मामलुक शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। ये अरबी शब्द है मामलुक, और मामलुक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है स्वामित्व रखना। मामलुक का शाब्दिक अर्थ है स्वामित्व रखना, और ये शब्द मामलुक शब्द जो है ये शब्द कुरान में मिलता है। कुरान में ये दास के लिए, किसके लिए? दास के लिए, गुलाम के लिए मामलुक शब्द इस्तेमाल हुआ है। मामलुक शब्द कुरान में दास के लिए इस्तेमाल होता है, अरबी भाषा का शब्द है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है स्वामित्व रखना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। तो इस तरह से इन तीनों का मतलब दास या गुलाम होगा। इस वंश को दास वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश कहना कहां तक सही है? अब इसमें देखेंगे इस वंश के जो शासन करने वाले हैं, इसमें तीन वंश के लोगों ने शासन किया है। एक ऐबक द्वारा स्थापित जो वंश था 1206 से 1211। दूसरा जो वंश है उसको प्रथम इल्वारी या शमसी वंश कहते हैं। इसको प्रथम इल्वारी या शमसी वंश कहते हैं, और इसका जो समय है वो 1211 से लेकर 1266 तक। फिर आता है द्वितीय इल्वारी वंश। इसका समय 1266 से 1290 तक है। ये जो द्वितीय इल्वारी वंश है इसकी स्थापना तो बलबन के द्वारा हुई थी, और प्रथम इल्वारी या शमसी वंश इसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा हुई थी। और जो पहला दास वंश या गुलाम वंश है, गुलाम वंश का जो पहला वंश है, इसकी स्थापना ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से टोटल इन तीनों वंशों का मिलाकर कुल 9 शासक हुए इसमें, सुल्तान। कुल 9 शासक, 9 सुल्तान हुए थे गुलाम वंश के कुल। चलिए अब आगे देखते हैं।
और बात करते हैं इस वंश के गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश कहने के ऊपर। देखिए ये तो निश्चित है कि जब कोई व्यक्ति शासन करता है, मतलब जब वो राजा के रूप में कार्य करता है, तब वो राजा होता है, गुलाम नहीं होता। एक ही साथ एक बार में कोई भी व्यक्ति गुलाम भी हो और वो राजा भी हो, ये संभव नहीं है। और इसको गुलाम वंश कहते क्यों है? क्योंकि इस वंश के 3 शासक मूल रूप से गुलाम थे। कौन कौन से थे वो? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा था बलबन। ये 3 शासक, 9 शासकों में से 3 शासक गुलाम थे केवल, बाकी के 6 शासक गुलाम नहीं थे। इसलिए देखें तो इस वंश में शासन करने वाले जो ज्यादातर शासक हैं वो गुलाम नहीं थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहना ठीक नहीं लगता। लेकिन ये 3 शासक मूल रूप से गुलाम थे। अच्छा, इसमें भी ये जो ऐबक है, ऐबक ये 1206 शासक बनता है, लेकिन दास्ता से इसको जो मुक्ति मिलती है गयासुद्दीन महमूद के द्वारा, जो गोरी का भतीजा था, उस समय गोर का जो विधिक शासक था उस समय, उसके द्वारा, और वो मिलती है 1208। ये इसको दास्ता से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से देखें तो शासक बनते समय तो ये गुलाम था तकनीकी रूप से, लेकिन 1208 में ये दास्ता से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से 10 वर्ष का इसका जो शासन है, 4 वर्ष का ऐबक का, 6 से 10 तक का, उसमें 2 वर्ष गुलाम था तकनीकी रूप से, 2 वर्ष इसने स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया था। और ये जो दोनों मूल रूप से जो गुलाम थे, ये इल्तुतमिश और बलबन, इनको राजा बनने से, सुल्तान बनने से पहले ही दास्ता से मुक्ति मिल चुकी थी। ये दास्ता से थे जब ये शासक बने तब। तो इस तरह से देखा जाए तो ऐबक 2 साल तक दास था जब इसने शासन किया, लेकिन इसके बाद के किसी भी शासक ने शासन के समय, जब वो शासन कार्य संभाला, वो उस समय इस वंश का और कोई भी शासक दास नहीं था, सभी मुक्त हो चुके थे। ये 3 ही दास थे मूल रूप से। बाकी और जो इनके उत्तराधिकारी हुए, चाहे ऐबक के हो या इल्तुतमिश के हो या बलबन के हो, इनके इन 3 को निकाल दिया जाए तो कुल अभी हमने चर्चा की कि 9 शासक थे। 9 शासकों में से केवल 3 ही दास थे, बाकी 6 ये तो स्वतंत्र व्यक्ति थे। और केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि इनको इनका साम्राज्य जन्म सिद्ध रूप में मिला था। जन्म से इनको साम्राज्य मिला था, एक राजकुमार के रूप में या शासक के पुत्र के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए इस वंश को गुलाम वंश का नाम देना या मामलुक वंश का नाम देना उचित नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। तो इस तरह से इस वंश की जो ये स्थिति है, इसको जो गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है, दास या गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 3 जो प्रमुख शासक थे, 3 वंश जिन्होंने शासन किए, वो ये तीनों अपने प्रारंभिक अवस्था में गुलाम रहे थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से कहते हैं और ये नाम ज्यादा चर्चित है, प्रयुक्त होता है। हम आगे बढ़ते हैं और बलबन के विषय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो नाम है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये
ऐबक एक तुर्की जनजाति होती है ऐबक। और कुतुबुद्दीन क्योंकि ऐबक जनजाति का था इसलिए इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ था वो तुर्किस्तान, इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। और ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है चांद का स्वामी। इसका स्वामी चांद का। ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चांद का स्वामी। अब ये ऐबक भी दो शब्दों से बना है, इसको भी अगर तोड़ेंगे आप तो ये ऐ का मतलब होता है, दिख रहा है, ऐ का मतलब होता है चांद। और ये एक शब्द है इसमें, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वामी, मालिक। तो इस तरह से ऐबक का शाब्दिक अर्थ हुआ चांद का स्वामी। ये जो ऐबक जनजाति है, इस जनजाति की जो विशेषता थी कि इस जनजाति के जो स्त्री पुरुष हुआ करते थे, क्या कहते हैं, इस जनजाति के स्त्री पुरुष अन्य जनजातियों के स्त्री पुरुष की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा सुंदर हुआ करते थे। इनके जो नए नक्श हैं, इनके चेहरे की बनावट वो ज्यादा आकर्षक या सुंदर होते थे, सुंदर आकर्षक होते थे। कौन? ऐबक जनजाति के स्त्री पुरुष। लेकिन कुतुबुद्दीन के संदर्भ में यहाँ इसका उल्टा है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे कुरूप कहा जा सकता है। ये उतना सुंदर और आकर्षक नहीं था जितने कि इस जनजाति के लोग सुंदर और आकर्षक हुआ करते थे। इसके उलट कुतुबुद्दीन अपेक्षाकृत कुरूप था। इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको निशापुर, फारस का पुराना नाम है निशापुर। फारस के शाह के यहाँ इसको बचपन में ही बेच दिया गया था। बचपन से इसलिए दास बन गया था। बचपन में ही इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया गया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो दास के रूप में काम करता था, ये फारस के जो शाह थे, इनके लड़कों के साथ, फारस के शाह के लड़कों के साथ इसकी शिक्षा दीक्षा हुई। इनके लड़कों के साथ रहता था, उनका काम करता था। तो उनको जब पढ़ाया जाता था तो उनके साथ ये भी पढ़ता था। तो इसे फारस के शाह के लड़कों के साथ इसने इस्लाम की शिक्षा प्राप्त की, धार्मिक शिक्षा, और इस्लाम की शिक्षा के साथ साथ इसने उन्हीं के साथ सैनिक शिक्षा प्राप्त की और सैन्य कौशल में भी इसने ज्ञान, मतलब सैनिक कार्यों के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल ऐबक ने अर्जित किए। बाद में इसको फारस के शाह के लड़कों ने ऐबक को बेच दिया मोहम्मद गोरी को, और फिर मोहम्मद गोरी के संपर्क में ये ऐबक आ गया। और मोहम्मद गोरी ने जल्दी ही ऐबक
ऐबक बड़ा एक सुलझा हुआ सलीकेदार जहीन व्यक्ति था। तो गोरी ने जल्दी ऐबक के गुणों को पहचान लिया और इसको प्रमोट कर दिया, आगे बढ़ा दिया। और सबसे पहला जो इसको पद दिया था उसमें अमीर अकुर का, अकुर या आकुर बोलते हैं इसको, अमीर अकुर मतलब जो शाही अस्तबल होता है, जहां पर घोड़े रखे जाते हैं। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी के अस्तबल का, उसके घोड़ों का प्रमुख बनाया गया इसको। जैसे आज के कल के मंत्रिमंडल हुआ करते हैं ना, अलग अलग विभागों के मंत्री हुआ करते हैं, अधिकारी होते हैं, उसी तरह अस्तबल का अधिकारी बनाया गया इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहाँ से इसने अपने कैरियर की, अपने जीवन की शुरुआत की थी अस्तबल के अधिकारी के रूप में, अमीर अकुर के रूप में, और एक दिन सुल्तान के पद तक ये पहुंचा। तो इसके प्रारंभिक जीवन की और बातें और इसके आगे का विवरण हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।